बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में इस बात की तशरीह की जाएगी कि हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जो तकरीर की है उसमें कौन कौन से पॉइंट जो हैं उनको उन्होंने सामने रखा है। जैसा कि पिछले साल 25 सितंबर को उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में तकरीर की थी और उसमें 4 पॉइंट जो थे उनको हाईलाइट किया गया था और उसमें कश्मीर के पॉइंट का जो मसला था उसको जिस अंदाज से उन्होंने पिछले साल हाईलाइट किया था, दुनिया के सामने उन्होंने रखा था। इससे पहले हमारा कोई भी वज़ीर आज़म जो है वो इस तरीके से कश्मीर इशू को दुनिया के सामने उजागर नहीं कर सका। और इस साल उनकी तकरीर से पहले ही इंडिया के जो वज़ीर आज़म हैं वो डर रहे थे कि अगर 25 नवंबर को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान दोबारा उसी अंदाज से, उसी ज़ोर शोर से कश्मीर के इशू को दुनिया के सामने लाएंगे और फिर हमारे लिए कोई रास्ता नहीं रह जाएगा कि हम किस तरीके से दुनिया जो है उसको उसकी आंखों में धूल झोंक सकें कि पाकिस्तान हमारे साथ जुल्म कर रहा है, ज़्यादती कर रहा है। इमरान खान ने बहुत अच्छी वकालत पिछले साल भी की थी, अपने इस मुकदमे की, और इस दफ़ा उन्होंने कश्मीर इशू के अलावा कुछ और मामला जो हैं उन्हें भी दुनिया के सामने उजागर किया है। तो इस पर बात करते हैं। तकरीबन 8 पॉइंट, बड़े पॉइंट जो हैं वो उन्होंने दुनिया के सामने रखे हैं अपनी इस साल की तकरीर में, जिसमें पहला पॉइंट उन्होंने दुनिया के सामने ये रखा है, अक़वाम मुत्तहिदा के सामने ये रखा है कि जो छोटे ममालिक हैं, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, वहाँ से पैसा लूट कर बड़े ममालिक में कुछ लोग चले जाते हैं और जो बड़े ममालिक हैं वो उनको पनाह दे देते हैं। तो अक़वाम मुत्तहिदा को ये चाहिए कि कोई ऐसे कवानीन बनाएं या उनके गर्द घेरा तंग करें और ऐसे जो ममालिक हैं जो उनकी हौसला अफजाई करते हैं। अब मेरा ख्याल है कि जो उनका इशारा था वो इंग्लैंड की तरफ था, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया। जैसा कि नवाज शरीफ ने इंग्लैंड में अपने महलात ख़रीदे हैं, पैसा तो पाकिस्तान से गया, पाकिस्तान का पैसा जो है उससे उन्होंने वहाँ पे अपने जो घर ख़रीदे हैं और वहाँ के बैंकों में जो पैसा वो लेकर गए हैं। इसी तरह से आसिफ अली जरदारी ने स्विट्ज़रलैंड में जो बैंकों में पैसा रखा हुआ है, दुबई में कुछ लोगों के पैसे हैं। तो इन ममालिक की तरफ इमरान खान ने इशारा किया है कि ये जो बड़े ममालिक हैं जो इनकी हौसला अफजाई करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की, इनकी हौसला शिकनी होनी चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से। ये मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में तो इमरान खान ने ये बात की और बड़ा ज़ोर देकर अक़वाम मुत्तहिदा पे ये कहा कि जब तक ये नहीं होगा तो गरीब ममालिक जितने भी हैं, तरक्की पजीर जितने भी कंट्रीज हैं, वो आगे नहीं आ सकेंगे, वो तरक्की नहीं कर सकेंगे और दुनिया में फिर ये मईशत जो है ये बैलेंस में नहीं होगी। जो अमीर हैं वो ज़्यादा अमीर होते जाएंगे और जो गरीब हैं वो ज़्यादा गरीब वो ममालिक होते जाएंगे। तो एक तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट था और बड़े अच्छे अंदाज से ज़ोर देकर इमरान खान ने ये दुनिया के सामने रखा, ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट उन्होंने जो उजागर किया वो क्लाइमेट चेंजिंग का है और इस सिलसिले में इमरान खान ने कहा कि दुनिया में इस वक्त हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है वो लीडिंग पोजीशन में है। इस सिलसिले में हमने पहले भी अरबों के हिसाब से दरख्त लगाए और अगले 3 साल जो उन्होंने कहा PTI की हुकूमत है, इसमें हमारा प्लान है कि हम 10 अरब दरख्त और लगाएंगे। तो इसी तरह दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं उनको इसमें हिस्सा लेना चाहिए और दुनिया के तमाम ममालिक के अंदर दरख्त लगाए जाने चाहिए। अगर ये ना हुआ तो आने वाले सालों में जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई लेवल का हो जाएगा। ग्लेशियर जो है वहाँ से पानी जो है वो दरियाओं में आ जाएगा और दुनिया के लिए बहुत सारे मसाइल जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे। एक ही वक्त में सारा पानी बह जाए, ग्लेशियर ख़त्म हो जाए और इससे भी मसले बन सकते हैं। दरख्त नहीं है तो हीट बढ़ेगी, इससे भी मसले बन सकते हैं। और अगर ये क्लाइमेट चेंजिंग पे दुनिया ने तवज्जो ना दी तो फिर आने वाले वक्त में बड़ा मुश्किल होगा और इस सिलसिले में पाकिस्तान सबसे आगे अपना किरदार अदा कर रहा है। ये एक दूसरा पॉइंट था उनका।
तीसरा पॉइंट उन्होंने कोरोना वायरस को जिस तरीके से पाकिस्तान ने हैंडल किया वो उन्होंने दुनिया के सामने रखा। स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी जो पाकिस्तान ने अपनाई वो दुनिया के सामने रखी, और ये भी कहा कि जितने हमारे जो गरीब लोग थे उनका बिजनेस भी हमने उसको भी मद्देनजर रखा। छोटे दुकानदार हैं, रेडी वाले हैं, हमने उनके बिजनेस को, उनके कारोबार को भी सामने रखा। उनके हमने माली इमदाद भी इस प्रोग्राम के ज़रिए से की। और ऐसे इलाके जहाँ पे बीमारी ज़्यादा थी वहाँ हमने स्मार्ट लॉकडाउन के ज़रिए से इसको कंट्रोल किया। अपनी स्ट्रेटजी दुनिया के सामने रखी और इसमें कामयाबी जो कुदरत की तरफ से हुई जो वो भी दुनिया के सामने रखी। और इस सिलसिले में ये भी अपील की कि जिस तरह से पहले अक़वाम मुत्तहिदा या IMF और वर्ल्ड बैंक इस तरह के जो इदारे हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, उन्होंने जो पहले सपोर्ट किया है वो सपोर्ट इसी तरीके से और ऐसे ममालिक की होनी चाहिए। तो ये उनका तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट जो उन्होंने अपनी तकरीर में दुनिया के सामने रखा वो था इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया से मुराद ये है कि दुनिया में कुछ ऐसे मज़ाहिब के लोग या कुछ लोग जो हैं वो इस्लाम से जो नफ़रत करते हैं, ये उन्होंने समझाने की कोशिश की कि इस तरीके से किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ जो है नफ़रत करने से दुनिया का अमन तबाह होगा। और जब उन्होंने साथ ये अल्फाज बोले कि अगर दुनिया में किसी एक शख्स का आप अमन तबाह करते हैं, किसी एक शख्स का भी, तो कोई एक शख्स भी जो है वो अमन से नहीं रह सकता। ये बहुत बेहतरीन उनका जुमला था कि जब आप किसी का अमन तबाह करते हैं, उसको सुकून से नहीं रहने देते, तो आप ये समझ लें कि दुनिया में कोई शख्स भी सुकून से नहीं रह सकता। तो इसमें बड़े इसमें गहरा एक मैसेज छुपा हुआ था जो मैं समझ सका हूँ कि इस वक्त दुनिया जो है वो उसमें ज़्यादातर ममालिक जो हैं वो एटमी पावर रखते हैं, जिनकी आपस में ये छेड़छाड़ रहती है। एटमी पावर ऐसे ममालिक के पास है, तो अगर आप बिला वजह दबाने की कोशिश करेंगे तो जब इसका इस्तेमाल होगा उस वक्त ना अमेरिका बचेगा और ना ये जो बड़े बड़े लोग जो ऐसी शरारतें करते हैं, जो दूसरों का अमन तबाह करते हैं, उनका अपना अमन जो है वो ठीक नहीं रहेगा। तो ये बड़ी एक इसमें एक मैसेज था इस बात में, और दुनिया को एक बड़ा पैगाम दिया, बड़े तरीके से दिया इमरान खान ने। ये एक उनका पैगाम था। और इसके आगे उन्होंने इस सिलसिले में, इस्लामोफोबिया के सिलसिले में कहा कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जो इस सिलसिले में सबसे आगे, और वो इंडिया है। इंडिया में खास करके उन्होंने जो मोदी की हुकूमत है इसको टारगेट किया और कहा कि इनका नज़रिया RSS जो है वो नाजियों से मिलता है। जैसे नाजियों ने यहूदियों को मारा था, उनका एक नज़रिया था, वो समझते थे कि हम सुपीरियर हैं, इसी तरीके से, और यहूदी इन्फीरियर है उनके सामने। इसी तरीके से ये RSS का नज़रिया ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सुपीरियर कौम है वो हिंदू कौम है, और ये मुसलमानों से भी नफरत करते हैं, ईसाइयों से भी नफरत करते हैं। तो जब तक इनको नहीं रोका जाएगा, इनके इस नज़रिए को नहीं रोका जाएगा, और ये जो दूसरे जो मज़हब हैं उनको कमतर समझते हैं, दूसरे लोगों को कमतर समझते हैं, तो तब तक दुनिया में अमन नहीं होगा। इससे अगला पॉइंट उन्होंने कश्मीर का जो है वो रखा, साथ ही इसके वो तसलसल था उसका। तो उन्होंने कहा कि कश्मीर में जो इंडियन हुकूमत जो कुछ कर रही है दुनिया के सामने है कि 370 उन्होंने ख़त्म किया, 35A को ख़त्म किया, और फिर जिस तरीके से वहाँ पे वो अपना तसल्लुत कायम करने के लिए वो उनकी प्रॉपर्टी जो है वो ख़रीद रहे हैं, और जिस तरीके से वो कत्ले-आम दुनिया का कश्मीरियों का कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने कर्फ्यू लगाया, उनकी ज़िंदगी को उन्होंने जैसे अजीरन बनाया हुआ है, और ये दुनिया के सामने है। और दुनिया का जो मीडिया है उसको इसे आगे मज़ीद देख भी लेना चाहिए, और अक़वाम मुत्तहिदा को ये चाहिए कि कश्मीर का मामला जो है इसको वो अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें पहले से पास हुई हैं उनके मुताबिक इस मामले को हल करवाएं। जब तक कश्मीर का मामला और उनका हल नहीं होगा तब तक दुनिया का अमन जो है वो बहाल नहीं होगा। इस बात पे बड़ा ज़ोर देकर उन्होंने कहा कि कश्मीर इशू एक ऐसा इशू है कि ये जब तक हल नहीं होगा दुनिया में अमन नहीं आएगा। इससे अगला पॉइंट जो उन्होंने कहा वो था अफ़गान
अमन जो है उसकी बहाली। तो इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने तो पहले भी बड़ी कुर्बानियाँ इस सिलसिले में पिछले 20 सालों से दी हैं, और उस वक्त से लेके उन्होंने ख़ास करके अपनी तरफ से कहा कि मेरा तो उस वक्त भी यही पैगाम था, ये डायलाग के ज़रिए से हल होगा, मैं अब भी उसी बात पे हूँ। और अमन के लिए जो डायलाग अफ़गानिस्तान के अमेरिका के साथ हुआ उसमें भी साथ दिया, और अब जो अमन के लिए डायलाग अफ़गान हुकूमत और जो तालिबान है उनके दरमियान जो हो रहे हैं उसमें भी हम पाकिस्तानी जो हैं हम तावन करेंगे। और उन्होंने कहा कि इसका हल इस मसले का ये है कि अफ़गानिस्तान में रहने वाले लोग जो हैं वो खुद फैसला करें, जो ऊपर से लोग जाते हैं वो अपनी मुदाखलत बंद करें। ये भी इशारा उनका इंडिया की तरफ था कि ऐसे लोगों को पहले जो है रोका जाए, और अफ़गानियों को खुद अपने मामलात जो हैं उन्हें समझने की उन्हें टाइम दिया जाए, और वो अपने मामलात को बेहतर अंदाज से समझें। और इस सिलसिले में पाकिस्तान जो है अमन के लिए जो भी कोशिशें होंगी, पाकिस्तान सबसे आगे आगे होगा। तो ये जब तक वहाँ पे अफ़गानिस्तान में अमन नहीं होता तब भी दुनिया में अमन नहीं हो सकता। ये भी बड़ा खुला उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को ये कहा, जोर दिया, अमेरिका पे जोर दिया, अक़वाम मुत्तहिदा पे जोर दिया कि इस मामले में भी अमन होना चाहिए। जब यहाँ पे अमन होगा तो दुनिया में अमन होगा। और इसके बाद जो आखिरी पॉइंट अपनी तकरीर में उन्होंने कहा वो था फ़लस्तीन और इसराइल का मामला जो है। तो इस सिलसिले में इमरान खान ने यह कहा कि 1967 में जो जंग हुई थी उस जंग से पहले वाले जो हालात थे, पहले वाले हालात में फ़लस्तीन की मलकियत जो जो इलाके थे वो फ़लस्तीन को मिलने चाहिए। 1967 से पहले वाले जो एरियाज़ फ़लस्तीन के कब्ज़े में थे वो उसको दोबारा मिलने चाहिए। और इस सिलसिले में इमरान खान ने कहा कि अल-कुद्स में दारुल खिलाफा फ़लस्तीन का होना चाहिए। तो ये बहुत तगड़ा पैगाम था। इस अंदाज से या तो तैयब उर्दगान ने ये बात की है या फिर दूसरे इमरान खान हैं कि जिन्होंने वाज़ेह अल्फाज में और ज़ोर देकर ये बात कही हो कश्मीर, फ़लस्तीन और इसराइल के मामले में। तो ये वाली जो तकरीर इस साल की इमरान खान की तकरीर थी, पिछले साल की तकरीर भी बहुत अच्छी थी, लेकिन ये उससे भी बढ़ के एक बेहतर अंदाज से हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये दुनिया पे ये पॉइंट जो हैं ये सामने रखे हैं। इंशाल्लाह इनके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और अब इस खुददारी वाली तकरीर से पाकिस्तान जो है उसका मकाम मर्तबा वो दुनिया के सामने आ चुका है कि पाकिस्तान अब वो पहले वाली पोजीशन जो पिछले दौरे हुकूमत में पाकिस्तान जिस तरह से दुनिया के सामने हाजिर होता था, अब वो वाली कैफियत नहीं है। पाकिस्तान जो है वो एक आज़ाद मुल्क है, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का जो एतमाद दुनिया ने देख लिया है कि उन्होंने जिस अंदाज से, जिस पूरे एतमाद लहजे से ये तकरीर की है, और ये इंग्लिश में उनकी तकरीर थी, कोई पर्ची उनके हाथ में नहीं थी, कुछ नहीं था, बड़ा फ्लुएंट और बड़ा पूरे एतमाद लहजे से उन्होंने दुनिया के सामने अपनी ये स्पीच रखी है, और बड़े शानदार पॉइंट जो हैं वो दुनिया के सामने रखे हैं, और इनका असर ज़रूर होगा इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया नाज़रीन।